हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, और आज की हमारी जो क्लास है ना वो बहुत ही खास होने वाली है। मतलब अक्सर हम हिंदी व्याकरण में संधि के नाम से ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल, और मतलब भारी भरकम किताबें देखकर तो ऐसा लगता है कि कितने सारे नियम रटने पड़ेंगे, है ना? एग्जैक्टली वही बात है। तो आज की इस इन डेप्थ डीप डाइव क्लास में हम कोई उबाऊ लेक्चर नहीं करने वाले हैं। आज हम भाषा के विज्ञान को ना बहुत ही दिलचस्प तरीके से डिकोड करेंगे। अच्छा, तो आज का हमारा मेन फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, वैसे तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर हम इन तीनों के नियमों में उलझ गए तो शायद पूरा 1 महीना लग जाएगा। हाँ, वो तो है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना टाइम कहाँ होता है। वहां तो टाइम का ही पूरा प्रेशर होता है। सही कहा आपने। इसलिए आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि और उसके 5 भेदों पर रहेगा। मतलब वो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये है कि बिना किसी रट्टेबाजी के आप सिर्फ 2 सेकंड में इन पांचों को पहचान लें। सिर्फ 2 सेकंड में? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, हमें सिर्फ शब्दों की मात्राओं पर ध्यान देना है, रटने पर बिल्कुल नहीं। ये अप्रोच ना एकदम क्रांतिकारी है। हाँ, मतलब आपको सिर्फ देखकर या सुनकर पहचानना है। तो चलिए अपनी पहली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सबसे बेसिक से शुरू करें तो दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो देखिए, अगर हम दीर्घ शब्द को ही देखें तो इसका मतलब ही होता है बड़ा या विशाल। मतलब बड़े स्वर। बिल्कुल। जब भी कोई शब्द आपके सामने आए तो सीधा उस शब्द के बिल्कुल सेंटर में देखिए, मतलब बीचों बीच। अच्छा, सिर्फ सेंटर में फोकस करना है। हाँ, अगर शब्द के बीच में आपको बड़े स्वर की मात्रा दिखे, जैसे कि बड़ा आ हो गया, या बड़ी ई की मात्रा हो गई, या फिर बड़े ऊ की मात्रा, तो वो दीर्घ संधि होगी। एकदम सही। क्योंकि ध्वनि विज्ञान के हिसाब से जब 2 समान स्वर आपस में टकराते हैं ना, जैसे अ और अ या ऊ और ऊ, तो वो अपना ही बड़ा रूप ले लेते हैं। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में सबसे लंबे इंसान को खोजना। अरे वाह, बहुत सही एनालॉजी दी आपने। जो बड़े स्वर होते हैं ना, वो शब्द के बीच में अपनी अलग ही पहचान बना लेते हैं, वो छुप नहीं सकते। हाँ, जैसे वो दूर से ही दिख जाते हैं। इसका कोई उदाहरण देके समझाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। चलिए एक शब्द लेते हैं, भालूदय। अब आप इस शब्द के बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए। नू, बीच में नू आ रहा है। बिल्कुल, नू में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। ये भानु और उदय के मिलने से बना है। दोनों छोटे ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गए। अच्छा, तो मतलब जैसे ही बीच में बड़ा ऊ दिखा, हमें कोई और नियम नहीं सोचना, बस दीर्घ संधि मान लेना है। एग्जैक्टली। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको पहचानने में, बस बीच में बड़ी मात्रा खोजनी है। ये तो बहुत ही तार्किक है। इसमें भ्रम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन अब जैसे हमने देखा कि सेम स्वर मिलकर बड़े हो गए, अगर अलग-अलग स्वर टकराएं तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर हमारी दूसरी ट्रिक काम आती है, जो है गुण संधि। तो इसमें हमें कहाँ देखना है? क्या इसमें भी सेंटर में फोकस करना है? नहीं, अगर दीर्घ संधि में हम शब्द के बीच में देख रहे थे, तो गुण संधि में हमें शब्द के ठीक ऊपर देखना है, मतलब शब्द की छत पर। अच्छा, मतलब वो जो शिरोरेखा होती है, लाइन, उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल। अगर आपको शब्द की छत पर सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे, जैसे ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा, ए और ओ। हाँ, या फिर वहां र मतलब रेफ मौजूद हो, तो वो 100% गुण संधि होती है। अच्छा, तो सिर्फ एक लाठी या एक मात्रा, जैसे सुरेंद्र हो गया, र के ऊपर एक मात्रा है, या फिर परोपकार हो गया। बिल्कुल राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने भी बताया है कि सिर्फ एक मात्रा या रेफ को ही डिकोड करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक मात्रा बनती कैसे है? नहीं, इसके पीछे क्या विज्ञान है? देखिए, ये हमारे मुंह की संरचना पर निर्भर करता है। जब हम अ बोलते हैं और उसके तुरंत बाद ई बोलते हैं, अ ए, तो अपने आप ए की ध्वनि निकलती है। अरे हाँ, ये तो प्रैक्टिकल है एकदम। मतलब मुंह से खुद ही ए निकल रहा है। बिल्कुल। इसीलिए सुर और इंद्र मिलकर सुरेंद्र बन जाते हैं और छत पर एक मात्रा आ जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो तीसरा नियम है, रेफ वाला, इसे कैसे पहचाने? महर्षि जैसे शब्दों में लोग बहुत उलझते हैं। हाँ, रेफ का नियम भी गुण संधि का ही हिस्सा है। जब अ का टकराव री से होता है तो वो अर बन जाता है, जैसे महर्षि में अंत में शी के ऊपर रेफ लगा हुआ है। अच्छा, तो महा और ऋषि मिलकर महर्षि बन गए और वो रेफ ऊपर चला गया। एग्जैक्टली। तो चाहे छत पर एक मात्रा हो या रेफ, आपको बस उसे गुण संधि मानना है। बहुत बढ़िया। अब हम गुण संधि से आगे बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ, वृद्धि संधि। नाम से ही लग रहा है कि कुछ बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
वृद्धि का मतलब ही होता है ग्रोथ या विकास। तो मतलब गुण संधि की जो एक मात्रा थी वो ग्रो होकर अब दो मात्राएं बन जाएंगी। हाँ, एग्जैक्टली यही लॉजिक है। छत के ऊपर अब दो मात्राएं आ जाएंगी, जैसे ए की मात्रा या ओ की मात्रा। अच्छा, तो जहां भी छत पर दो मात्राएं दिखी वो सीधा वृद्धि संधि। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है एकैक। एक एक। इसमें बीच वाले का के ऊपर ए की दो मात्राएं हैं। हाँ, यहाँ एक और एक मिलकर एकैक बने हैं। एक मात्रा नहीं है, मात्राओं में वृद्धि हो गई है। और अगर हम औ की मात्रा का कोई उदाहरण लें, जैसे परमौषधि, तो इसमें म के ऊपर औ की दो मात्राएं लगी हुई हैं। एकदम सही। परम और औषधि मिलकर परमौषधि बन गए। तो परीक्षार्थियों के लिए ये कितनी सिंपल ट्रिक है। बस शब्द की छत पर देखिए, दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि को चुन लीजिए। ये तो सच में किसी दिमागी स्कैनर की तरह काम कर रहा है। नियमों के जाल में फंसना ही नहीं है। हाँ, है ना। अब तक तो हमने पूरी मात्राओं की बात की, बीच में बड़ा स्वर, छत पर एक मात्रा और छत पर दो मात्राएं। बिल्कुल। लेकिन अब जो हमारी चौथी ट्रिक है ना, वो इन पूरे स्वरों के दुनिया से बाहर निकलकर आधे अक्षरों की दुनिया में जाती है। हम बात कर रहे हैं यण संधि की। बाप रे, यण संधि का नाम सुनते ही विद्यार्थियों में थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है। मतलब क्या इसमें स्वर अपनी पहचान खो देते हैं? हाँ, थोड़ा सा ऐसा ही होता है। इसमें जब एक कमजोर स्वर किसी दूसरे स्वर से टकराता है तो वो टूटकर आधे व्यंजन में बदल जाता है। अच्छा, तो इसे पहचानने का वो जादुई सूत्र क्या है? बहुत ही आसान है। अगर किसी शब्द में आपको कोई आधा अक्षर दिखे और उस आधे अक्षर के तुरंत बाद य, व या र में से कोई अक्षर आ रहा हो तो वहां यण संधि होती है। आधा वर्ण और उसके बाद य, व या र। हाँ, इसे याद रखने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको लवर याद नहीं रखना है, बल्कि यवर याद रखना है। अरे वाह, लवर नहीं यवर, ये तो कोई नहीं भूलेगा, बहुत कैची है ना? आधा वर्ण प्लस यवर। चलिए इसे उदाहरण से परखते हैं। एक शब्द लेते हैं, दिव्यागमन। दिव्यागमन। इसमें बीच में आधा व दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और उस आधे व के तुरंत बाद क्या है? वहां य है, मतलब आधा वर्ण प्लस य। हमारा सूत्र लागू हो गया। एग्जैक्टली। एक और उदाहरण देखिए, वधुआगमन। इसमें आधा ध मौजूद है और उसके ठीक बाद व आ रहा है। आधा ध और व, ये भी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है, जहां अक्सर अच्छे विद्यार्थी गलती कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा मोड़ है? वो अस्त या मस्त वाली शब्द क्या? क्योंकि उनमें भी तो आधा स आता है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अस्त या मस्त में आधे स के बाद त आ रहा है, इसलिए वो यण संधि नहीं है। य, व या र का आना अनिवार्य है। लेकिन मैं जिस रहस्य की बात कर रही हूँ वो त्र से जुड़ा हुआ है। त्र? इसमें क्या रहस्य है? देखिए, त्र देखने में आधा नहीं लगता। ये हमारी आंखों को एक पूरे अक्षर का भ्रम देता है। हाँ, मतलब एक ऑप्टिकल इल्यूजन जिसे हम कह सकते हैं। त्र तो पूरा ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन भाषा विज्ञान के हिसाब से त्र असल में आधा त और पूरे र के मिलने से बनता है। ओहो, मतलब त्र के अंदर र से पहले एक आधा त छिपकर बैठा है। एग्जैक्टली। इसलिए ये भी यण संधि के उसी यवर वाले नियम में आता है। अरे वाह, ये तो सच में एक प्रोटिप है। हाँ, अगर परीक्षा में मात्रानंद शब्द आ जाए तो पहली नजर में कोई आधा अक्षर नहीं दिखता, लेकिन मात्रानंद को तोड़ने पर माँ प्लस आधा त प्लस र प्लस आनंद बनता है। तो मात्रानंद या पित्रादेश जैसे शब्दों में जहां भी त्र आता है उसे बिना किसी डाउट के यण संधि मान लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही सॉलिड हथियार मिल गया स्टूडेंट्स को। अब तक हमने जितनी भी ट्रिक्स डिस्कस की हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, वो सब हमारी आंखों के स्कैनिंग पर काम कर रही थी। हाँ, सब विजुअल थी। लेकिन अब हमारी पांचवी और आखिरी ट्रिक क्या है? हमारी आखिरी ट्रिक है अयादी संधि। और यहाँ गेम पूरी तरह बदल जाता है। ये ट्रिक आंखों का नहीं बल्कि कानों का टेस्ट लेती है। अच्छा, कानों का टेस्ट, मतलब इसमें विजुअल से ज्यादा साउंड इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अयादी संधि को केवल आंखों से देखकर तुरंत नहीं पहचाना जा सकता। इसके लिए आपको शब्द को बोलकर पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हमें क्या सुनना होता है? अगर आप शब्द का उच्चारण थोड़ा धीमा और स्पष्ट करें और बीच में से ए, आय, अव या आव की आवाज उभर कर आए तो वहां अयादी संधि होती है। ए, आय, अव, आव। क्या हम इसे स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में तोड़कर देख सकते हैं? जरूर। चलिए पहला शब्द देते हैं नयन। इसे थोड़ा खींचकर बोलिए। न, य, न। हाँ, जब हम इसके वर्णों को अलग करते हैं तो ये बनता है न प्लस अ प्लस य प्लस न। यहाँ न के बाद अ और फिर य जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो न, य
ए की साफ ध्वनि सुनाई दे रही है। एग्जैक्टली ये अयादी संधि का बहुत ही सटीक उदाहरण है। और अगर हम गायक शब्द लें तो गा य क, यहाँ तो बोलते ही आय की ध्वनि एकदम गूंज रही है। बिल्कुल, ग में आ की मात्रा और फिर य यानी आय। इसी तरह पवन बोलकर देखिए। पवन, प का अ और व मिलकर अव की ध्वनि पैदा कर रहे हैं। और अगर हम इसमें मात्रा बढ़ा दें और पावन कहें तो पवन, प में आ की मात्रा और व मिलकर आव की आवाज निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली तो नयन में अय, गायक में आय, पवन में अव और पावन में आव, ये ध्वनियां चीख चीख कर साबित कर रही हैं कि ये अयादी संधि है। ये प्रोसेस तो सच में बहुत ही अद्भुत है। मतलब अयादी संधि में आपको अपनी श्रवण शक्ति को भी एक्टिव रखना पड़ता है। सिर्फ पन्नों पर छपे अक्षरों को देखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसे बोलना होगा, फील करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से स्वर संधि के 5 भेदों का हमने बहुत ही लॉजिकल विश्लेषण कर लिया है। चलिए क्लास के एंड में इन सारी सीखी गई बातों को एक साथ समेट लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पूरी चर्चा को हम एक अल्टीमेट संधि स्कैनर के रूप में रीकैप कर लेते हैं। तो नंबर 1, दीर्घ संधि। इसे कैसे पहचानेंगे? शब्द के बीच में बड़े स्वरों की मात्राएं। हाँ, जैसे भानुदय या विद्यालय। नंबर 2, गुण संधि, मतलब शब्द की छत पर केवल एक मात्रा या फिर रेफ, जैसे सुरेंद्र या महर्षि। बिल्कुल। नंबर 3, वृद्धि संधि। छत पर मात्राओं में वृद्धि यानी 2 मात्राएं, जैसे एक एक। और नंबर 4, यण संधि, किसी भी आधे वर्ण के तुरंत बाद य, व या र का आना, और वो त्र के भीतर छिपे आधे त का रहस्य भी। और अंत में नंबर 5, अयादी संधि, जो सिर्फ ध्वनि का परीक्षण है। शब्द बोलने पर ऐ, आय, अव या आव की आवाज आना, जैसे नयन और पावन। ये अल्टीमेट स्कैनर सच में किसी भी परीक्षा के लिए बहुत पावरफुल टूल है। अब लंबे चौड़े नियम रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस शब्द को देखना है, स्कैनर चलाना है और 2 सेकंड में आंसर आपके सामने। अब इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई अंतिम विचार रखें। जरूर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्या अब जब भी आप अखबार या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अपने आप शब्दों को स्कैन करके उनकी संधियां डिकोड करने लगेगा? हाँ, ये तो होना ही है अब। बिल्कुल। अगली बार जब आप रास्ते में चलते हुए कहीं सुरेंद्र पढ़ें या किसी विज्ञापन में नयन देखें तो सोचिएगा कि आपका दिमाग कितनी तेजी से इस जादुई स्कैनर का इस्तेमाल कर रहा है। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एकदम सही बात है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।